मैंने पहले ही अपने पापा को मेरा ब्लैक कार्ड ब्लॉक करने के लिए बोल दिया था और ठीक उसके बाद मेरी नाम की खूबसूरत गर्लफ्रेंड एक महंगे रेस्टोरेंट में बिल ना चुकाने के कारण गिरफ्तार होने वाली थी, क्योंकि हर इंसान का बिल 10,000 से ज्यादा था। मैं अपने प्राइवेट कमरे में आराम से बैठा था और उसके भेजे हुए हर घबराए हुए मैसेज के मजे ले रहा था। उसने लिखा, गॉन, हमने आज जिक्स का बर्थडे मनाने का तय किया है। तुम्हारी अपना कार्ड ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कहाँ हो? अभी यहाँ आओ और बिल भरो। यहाँ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूं, मेरा कॉल अभी उठाओ। उसके मैसेजेस पढ़कर मेरी हंसी छूट गई। वो मेरे ही पैसों के साथ नखरे दिखा रही है जैसे कोई महारानी हो। क्या उसे सच में लगता है कि मैं अभी भी वही बिना रीढ़ का गुलाम हूं जो मैं हुआ करता था? सच तो यह है कि मेरा एक बहुत बड़ा राज है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरे पिछले जन्म में शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद मैं एक छोटे से गांव की गरीब लड़की के पीछे पागलों की तरह भागता था। वो मेरे पैसे दिल खोल कर उड़ाती थी, लेकिन दूसरों के सामने वो मुझे अपना गुलाम कहती थी और मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। जब मैं उसकी और उसके नए आशिक की सेवा करने में लगा हुआ था, तब उसने मेरे पूरे परिवार की कंपनी हड़प ली और अंत में मैं और मेरी बेटी सड़कों पर कंगाल होकर मर गए। तभी मेरा फोन लगातार बजने लगा, जिससे मैं उन पुरानी यादों से बाहर आ गया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से वही हुक्म चलाने वाली आवाज आई, गुफॉन, अभी यहां आओ और हमारा बिल भरो। मैं थोड़ा साइड हुआ और कहा, बिल भरूं? मैंने वहां कुछ खाया या पिया नहीं है, मैं पैसे देने क्यों आऊं? लूरुआ को एहसास होने लगा था कि शायद मैं बदल गया हूं। मैंने उनके लिए कोई महंगा होटल बुक नहीं किया था और अब मैं उनका बिल भरने से साफ मना कर रहा था। कुछ ही देर पहले जब हम सब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गए थे, तो मैं ही वो था जिसने आगे बढ़कर सबके लिए जगह रोक कर रखी थी और उसके लिए एक खास मिल्क टी भी लाया था। तो फिर क्या हुआ? लाइब्रेरी में बस एक छोटी सी नींद के बाद सब कुछ कैसे बदल गया? खैर, उसे छोड़ो। अभी होटल मैनेजर एक भारी भरकम बिल पकड़े लूरुआ के सामने खड़ा था और वो पूरी तरह से घबरा रही थी। वो उसे जाने से रोक रहा था। लूरुआ के परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उसकी पढ़ाई का खर्च, उसके रोज के खर्चे, ये सब मैं ही उठा रहा था। मिस लू, क्या आप वीचैट से पैसे देंगी या कार्ड से? मैनेजर ने उसके ठीक बगल में खड़े होकर फिर से पूछा। उसने उसे इशारा करके दूर किया, चुपचाप एक कोने में गई और फोन पर फुसफुसाई, क्या हमेशा से ऐसा ही नहीं होता आया है? मैं खर्च करती हूं और तुम चुपचाप पैसे भरते हो। उसने इतने घमंड के साथ कहा जिसमें शर्म का एक अंश भी नहीं था। तुम खर्च करती हो और मैं पैसे भरता हूं। मैं जोर से हंस पड़ा। सच कहूं तो वे गुलामी वाले दिन सदियों पहले के लगते थे। तब से लगभग 10 साल बीत चुके थे। मैं लगभग भूल ही गया था कि मैंने उस समय कितनी बेवकूफी भरी चीजें की थी। मुझे हंसते हुए सुनकर लूरुआ का चेहरा तुरंत उखड़ गया। वो सबसे अजीब और शर्मनाक हालत में फंसी हुई थी और मैं फोन के दूसरी तरफ ऐसे हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। गुफॉन, अभी यहां आओ और मेरा बिल भरो वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कितना मजाकिया है। तो मत करो मुझसे बात। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या मैं तुम्हें तुम्हारा पापा या नौकर दिखता हूं? तुमने वो सारे पैसे खुद उड़ाने का फैसला किया था। मैं उसके पैसे क्यों दूं? तुम्हारे पास अपने 2 हाथ हैं, फिर भी तुम हर बार बेशर्मी से मेरे पैसों पर जीती हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? मेरे पिछले जन्म में मैंने कभी ऐसी बातें नहीं कही थीं। मैं उसकी झूठी इज्जत बचाने में बहुत व्यस्त था, लेकिन इस बार मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मेरी तीखी बातों ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। उसने सबके सामने एक ऐसी छवि बनाई थी जैसे वो किसी अमीर और इज्जतदार परिवार से हो। असलियत ये थी कि मैं ही उसके पूरे रहन सहन का खर्च उठा रहा था ताकि वो अपना वो अमीर लड़की वाला नाटक जारी रख सके। उसने सच में ये मानना शुरू कर दिया था कि वो एक अमीर परिवार से है। अब जब मैंने उसकी पोल खोल दी थी तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके साथ पढ़ने वाले और उसका नया प्यारा सा बॉयफ्रेंड अभी भी बिना बिल भरे अंदर फंसे हुए हैं। उनमें से कोई भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपनी आवाज सख्त की, मुझे पता है कि तुम बस मुझसे नाराज हो और नखरे दिखा रहे हो। अगर तुम अभी यहां आकर बिल भर दो तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी। लूरुअन, ध्यान से सुनो, अब से मेरा 1 पैसा भी खर्च करने के बारे में सोचना भी मत।
मैं अपना पैसा सड़क पर किसी बेघर इंसान को दान करना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और तुम मुझ पर गुस्सा हो या नहीं, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पैसों के बिना तुम्हारी आगे की जिंदगी काफी मुश्किल होने वाली है। मैंने एक मुस्कान के साथ ये कहा और जोड़ा, मेरे बारे में भूल जाओ। ये सोचो कि तुम वो भारी भरकम बिल कैसे भरने वाली हो जो तुमने अपने नए बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए इकट्ठा किया है, वरना वे तुम सबको उस होटल में बंधक बना लेंगे और तुम्हारी वो अमीर लड़की वाली छवि सबके सामने पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। मेरे पिछले जन्म में जब सिया जिनचिन का बर्थडे आया था तो मैं बीमार पड़ गया था और पार्टी में नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने सब कुछ तय किया था और पैसे दिए थे। कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया देखते हुए मुझे पता चला कि उसी 20वें बर्थडे पार्टी में वे दोनों आधिकारिक रूप से एक साथ आ गए थे। मुझे बहुत बुरी तरह से धोखा दिया गया था। कॉल कटने के बाद लू रुअन ने वो बीप की आवाज सुनी और पूरी तरह से घबरा गई। शायद उसे लगा कि मुझे उसके और सिया जिनजिन के बारे में सब कुछ पता चल गया है और इसीलिए मैं इस तरह का बर्ताव कर रहा हूं। वो शायद लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने देने के लिए पछता रही होगी। ये सोच रही होगी कि काश उसने कोई बहाना बना लिया होता। ये चाह रही होगी कि मेरे पता चलने से पहले ही वो चुपचाप सिया जिनजिन के साथ हो गई होती। इस बीच होटल मैनेजर काफी परेशान दिख रहा था। अभी सबसे जरूरी चीज उस भारी भरकम बिल को भरना था। घबराहट में उसने अपना फोन पकड़ा और एक मैसेज लिखा, तुमने मेरे और जिनजिन के बारे में पक्का कुछ गलत समझा है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लॉबी मैनेजर हमें जाने नहीं दे रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, और अगर तुम सच में अभी पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम मैनेजर से बात करके मुझे कुछ दिन की मोहलत दिला दो। ये वक्त हासिल करने की बस उसकी एक चाल थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वो बेचारी और भावुक बनेगी तो मैं उसे ऐसे देखकर पिघल जाऊंगा, लेकिन जो वो नहीं जानती थी, मैंने उसके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। तभी सिया जिनचिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ। सब कह रहे हैं कि वे दरवाजे के पास खड़े रहकर थक गए हैं। उस वक्त लू रुअन का चेहरा देखने लायक था। वो पूरी तरह से फंसी हुई और शर्मिंदा दिख रही थी। ठीक तभी मैनेजर फिर से वापस आ गया। मिस लू, क्या मैं जान सकता हूं कि आप बिल कैसे भरेंगी? यह सुनकर सिया जिनचिन को आखिरकार समझ में आया कि कोई क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि बिल भरा नहीं गया था। उसने हैरानी से लू रुअन की तरफ देखा और लू रुअन ने उससे आंखें चुरानी शुरू कर दी। उसने घबराहट के साथ मैनेजर की तरफ देखा और कहा, मैनेजर, मुझे अभी अपने पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत आ रही है। होटल मैनेजर ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। मिस लू, मुझे माफ करें, हमारे होटल में इस तरह का नियम नहीं है। मैं बस एक मामूली कर्मचारी हूं। मेरे पास किसी को बिना पैसे दिए जाने देने का अधिकार नहीं है। आपके इतने सारे साथी यहां हैं, आप सब मिलकर पैसे क्यों नहीं मिला लेते और बिल आपस में बांट क्यों नहीं लेते? लू रुअन अपने हाथों में उस 30,000 युआन के बिल को घूरती रही, उसे कस कर पकड़े हुए। तभी बाकी सारे लड़के लड़कियां पास आए और पूछा, एक बिल भरने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैनेजर वहां खड़ा लू रुअन को घूरता रहा। उसके महंगे कपड़े और डिजाइनर बैग देखकर उसने मान लिया था कि वो किसी अमीर परिवार से है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत ऐसा बिल नहीं भर पाएगी। लू रुअन ने एक पल के लिए सोचा, फिर चुपचाप अपना कंगन उतार दिया। मजेदार बात तो यह है कि वो कंगन भी मेरी तरफ से एक तोहफा था और उसकी कीमत काफी ज्यादा थी। उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर, मैं एक छोटी सी मुसीबत में फंस गई हूं। क्या मैं इस कंगन को आपके पास गिरवी रख सकती हूं? मैं कल वापस आऊंगी और पूरा बिल भर दूंगी। उसने अभी अभी सिया जिनचिन के साथ रिश्ता शुरू किया था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि उसकी असली हालत कितनी खराब है। होटल मैनेजर की प्रोफेशनल मुस्कान बिल्कुल नहीं डगमगाई। मिस लो, मुझे माफ करें, हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है। सिया जिनजिन को ये अजीब लगा। लू रुआन हमेशा पानी की तरफ पैसा बहाती थी, तो ऐसा कैसे है कि आज वो ये बिल भी नहीं भर पा रही थी? रुआन, क्या सब ठीक है? उसने तुरंत एक बहाना बना लिया। मेरे सारे कार्ड्स गूफोन के पास हैं और वो अभी मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा है। यह सुनकर सिया जिनजिन शांत हो गया। उसने सोचा कि शायद लू रुआन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तो हम क्या करें? उसने चिंता के साथ उसकी ओर देखते हुए पूछा।
आखिर सिया जिनजिन एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका महीने का खर्च मुश्किल से 1000 युआन पार करता था और आज उसका बर्थडे था। इसलिए ये बिल उसे एक ऐसे पहाड़ की तरह लगा जिस पर वो कभी चढ़ नहीं सकता। आप सब चिंता मत करो, बस यहां इंतजार करो, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करती हूं। और इसके साथ ही वो होटल से चली गई। इन सालों में मैंने उसे कई महंगी लग्जरी चीजें और कुछ लिमिटेड एडिशन जूते तोहफे में दिए थे। उन सब को बेचकर आसानी से बिल भरा जा सकता था। इस बीच जब मेरी मॉम, डैड और मैंने खाना खत्म किया और बाहर निकले तो मैंने देखा कि मेरे साथ पढ़ने वाले सारे लड़के लड़कियां प्राइवेट कमरे के बाहर खड़े थे। मेरा असल में उनके साथ कोई खास लगाव नहीं था, इसलिए मेरी जाकर नमस्ते कहने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन सिया जिनचिन की तेज नजरों ने तुरंत मुझे ढूंढ लिया। वो पास आया और बोला, गुओन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम बीमार हो और डॉम में आराम कर रहे हो। मैं वापस आते हुए तुम्हारे लिए केक का एक टुकड़ा लाने की सोच रहा था। फिर उसने मेरे पेरेंट्स को देखा और उन्हें इज्जत से नमस्ते किया। हेलो अंकल, हेलो आंटी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आप आज आ रहे हैं। मैंने आपकी अच्छे से खातिरदारी की होती। प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दें। उसने मेरे पेरेंट्स को जो इज्जत दिखाई वो सच में बहुत अच्छी थी। और सच कहूं तो मेरी मॉम और डैड को सिया जिनचिन बहुत पसंद था। वो अक्सर मेरे आसपास रहता था और देखने में वो एक सीधा सादा, शरीफ और समझदार लड़का लगता था। मेरी मॉम ने मुस्कुराकर कहा, सिया, हमें बस आज ही पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हम तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लाए, लेकिन हैप्पी बर्थडे। मेरी मॉम के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। सादे कपड़ों में भी उनके आसपास एक शाही और शानदार चमक थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। सिया जिनचिन ने तुरंत अपनी मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। ओह थैंक यू आंटी, बस आप दोनों को यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे किसी बर्थडे तोहफे की जरूरत ही नहीं है। उस लड़के की जुबान पर शहद था। उसकी मीठी बातों से मेरी मॉम और डैड लगातार मुस्कुरा रहे थे। अगर मेरे पिछले जन्म के अनुभव मेरे साथ नहीं हुए होते तो मैं कसम खाता हूं आज भी मैं उसके उस मासूम, सच्चे दिखने वाले चेहरे से बेवकूफ बन जाता। मेरे कुछ साथियों ने मेरे पेरेंट्स को देखा और सोचा कि उनका अंदाज और व्यक्तित्व सच में बहुत शानदार था। वे पक्का सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी फैमिली का कोई लड़का हमेशा लू रुआं के आसपास एक बेशर्म गुलाम की तरह क्यों रहता था। हर कोई जानता था कि वो हमेशा मुझसे चिढ़ती रहती थी और फिर भी मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागता था। और सबसे बढ़कर मैं हमेशा उसके और सिया जिनचिन के बीच कबाब में हड्डी बना रहता था। ओ राइट गूफॉन, रुआं कह रही थी कि उसके सारे कार्ड्स तुम्हारे पास हैं और चूंकि तुम यहां नहीं हो, होटल का बिल अभी तक भरा नहीं गया है। अच्छा हुआ कि तुम हमें यहां मिल गए। वो चौड़ी मुस्कान दे रहा था। उसके दिमाग में वो पहले ही सोच रहा था कि आज रात के बाद वो रुआं के सारे कार्ड्स अपने पास रख लेगा ताकि मैं फिर कभी उनके बीच कबाब में हड्डी ना बन सकूं। आसपास खड़े सभी लोग मुझे और भी ज्यादा गुस्से से घूर रहे थे। उन्हें लगा कि मैंने जानबूझकर रुआं के कार्ड्स ले लिए थे और गायब हो गया था, जिससे उन्हें इतनी देर इंतजार करना पड़ा। मैंने अनजान बनने का नाटक किया और पूछा, कौन सा कार्ड? जिनजिन समझ गया कि मैं अभी भी अनजान होने का नाटक कर रहा हूं, लेकिन आसपास इतने सारे लोगों के होने से वो गुस्सा नहीं हो सकता था। इससे उसकी वो शरीफ वाली छवि बर्बाद हो जाती जो उसने सबके सामने बड़ी मेहनत से बनाई थी। उसने अपनी शांति बनाए रखी और कहा, रुआं ने बताया कि उसके बैंक कार्ड्स तुम्हारे पास हैं। किस्मत अच्छी है कि तुम यहां हो। वो तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन लग नहीं रहा था, और मैंने तुम्हें मैसेज किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए वो तुम्हें ढूंढने वापस कॉलेज गई है। उसने कंधे उचकाते हुए आगे कहा, ये रुआन भी ना, ये बस एक साधारण सा बर्थडे होने वाला था, लेकिन उसने सब कुछ दांव पर लगाकर ये बड़ी और महंगी पार्टी रख दी। लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि मेरे चेहरे पर कोई जलन नहीं थी, बस एक शांत और बेपरवाह मुस्कान थी। जब सिया जिनचिन ने मेरा शांत और बेफिक्र चेहरा देखा, उसे अंदर से घबराहट हुई, लेकिन उसने फिर भी एक झूठी मुस्कान दी। कम ऑन गफन, बस कार्ड निकालो, हर कोई इतनी देर से खड़ा इंतजार कर रहा है। सारे लोग मुझे और भी ज्यादा नफरत के साथ घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं वहां नहीं होता
तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ होता। मैंने पूरी तरह आराम से कहा, लू रुआन का कोई भी बैंक कार्ड मेरे पास नहीं है। और फिर मैं अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ा और कहा, मॉम, डैड, चलो चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, किसी ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। ये सिया जिनजिन था, जो डर गया था कि अगर मैं चला गया तो रुआन मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि उसके बर्थडे के दिन वो इस तमाशे को ऐसे ही खिंचने नहीं दे सकता था। उसने कहा, गुआन, अगर ऐसी बात है तो जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझ पर एक एहसान करो, अभी के लिए बस मुझे पैसे उधार दे दो। जैसे ही रुआन वापस आएगी वो तुम्हें सब कुछ लौटा देगी। मैंने अपने पेरेंट्स के सामने रुआन का कॉल नहीं उठाया था, इसलिए उन्हें इस सारे तमाशे का कोई अंदाजा नहीं था। मेरे डैड, जो पूरी तरह अनजान थे, थोड़ा साइड होकर अपना बैंक कार्ड मैनेजर को सौंपने ही वाले थे। मैंने तुरंत उनका हाथ रोक दिया। मैंने सीधा सिया जिनजिन की आंखों में देखा और साफ साफ पूछा, तुम इतने पक्के तौर पर कैसे कह सकते हो कि उसके पास पैसे होंगे? और अगर वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम खुद इस बिल को भर सकते हो? मुझे ऐसा कहते हुए सुनकर उसका चेहरा बस एक पल के लिए उतरा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और नॉर्मल दिखने की कोशिश की। गुफॉन, तुम और वो एक ही जगह से आते हो। तुम किसी से भी बेहतर जानते हो कि रुआन का परिवार अमीर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पैसों का इंतजाम न कर पाए। उसने आगे कहा, अगर लू रुआन के परिवार के पास पैसे नहीं होते तो तुम उसके पीछे इस तरह लट्टू नहीं हो रहे होते, है ना? मेरे डैड को देखकर ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरी तरफ एक नजर देखकर वो रुक गए। मैंने नीचे अपनी वॉच पर एक नजर डाली। तुमने अभी कहा कि वो मुझे ढूंढने गई है। ठीक है, तो मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं सबको खुद अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूं कि क्या सच में उसके बैंक कार्ड्स मेरे पास हैं या नहीं। जब सिया जिनजिन ने मुझे इतने भरोसे के साथ ये कहते सुना तो वो चुप हो गया। बेमन से उसने वही झूठी सौम्य मुस्कान वापस अपने चेहरे पर ला दी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, गुआन, तुम आज दोपहर में ठीक नहीं लग रहे थे। क्या अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो? मुझे माफ करना कि मैं अपना बर्थडे मनाने के लिए तुम्हें डॉम में अकेला छोड़ आया। वो साफ देख सकता था कि मेरा आज का बर्ताव पहले से बिल्कुल अलग था। इस बर्थडे पार्टी में बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी थे, इसलिए वो सबके सामने अपनी छवि खराब करने का खतरा नहीं ले सकता था। और सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं खड़े थे। सच कहूं तो मेरे पास उसके साथ फालतू बातें करने के लिए बिल्कुल सब्र नहीं था, इसलिए मैंने बस अपना सिर नीचे रखा और अपने फोन में स्क्रॉल करता रहा। एक लंबे इंतजार के बाद दूसरे लोगों का सब्र भी टूटने लगा। यहां तक कि जो लोग जिनजिन का साथ दे रहे थे वे भी अब उसे चिढ़े हुए और परेशान आंखों से देख रहे थे। मैंने अपने पेरेंट्स को कार में जाकर इंतजार और आराम करने को कहा। तब तक मैं इसे सुलझाता हूं। फिर किसी ने जिनजिन से पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिरकार कब वापस आ रही है? सिया जिनजिन ने पागलों की तरह अपना फोन निकाला और लू रुआन को फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन लगातार व्यस्त आ रहा था। चाहे उसने कितनी भी बार कोशिश की, कॉल नहीं लगा। उसने हार मान ली और मैनेजर की तरफ मुड़ा, ये पूछते हुए कि क्या कम से कम बाकी लोगों को वापस डॉम जाने दिया जा सकता है, जबकि वो और मैं रुक कर इंतजार कर लेंगे। मैनेजर ने सख्ती से सिर हिलाया। मिस्टर सिया, जब तक पूरा बिल नहीं भर दिया जाता, आप में से कोई भी नहीं जा सकता। दर्जनों लोग इंतजार कर रहे थे और आखिरकार किसी का सब्र टूट गया और उसने अपनी भड़ास निकाल दी। ये क्या है? हम एक बर्थडे मनाने आए थे और किसी ने पैसों का इंतजाम तक नहीं किया। अगर तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी चाहिए थी तो तुम्हें पैसे तैयार रखने चाहिए थे। सिया जिनजिन की गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल बेकार निकली। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आता और अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। सिया जिनजिन ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत अमीर है, लेकिन अपने खुद के बर्थडे पर वो बिल तक नहीं भर सकता। क्या वो गूफों के सच में करीब नहीं था? गूपन के पेरेंट्स अभी यहीं थे। उसने बस उनसे कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लिए? लड़कों के ताने हर पल के साथ और भी तीखे और चुभने वाले होते जा रहे थे। सिया जिनजिन को अपनी इज्जत और रुतबे की बहुत परवाह थी। वो लू रुआन को टेक्स्ट करता रहा, लेकिन एक भी जवाब वापस नहीं आया। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और चलकर मेरे पास आया।
मैं दीवार के सहारे आराम से एक मोबाइल गेम खेल रहा था और उसने कहा, गो ऑन। मेरी रुआ से बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है। क्या तुम अभी मुझे पैसे दे सकते हो? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस कर दूंगा। आखिर हम भाई हैं, तुम मुझे इस तरह डूबने नहीं दोगे, है ना? मैंने एक शांत और थोड़ी तंज भरी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। भाई, तुम मेरी पीठ पीछे उस लड़की के साथ आ गए जिसे मैं पसंद करता हूं। क्या एक अच्छा भाई ऐसा करता है? इस सबसे पहले मैं सच में सिया जिनजिन को अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक मानता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो और लू रुआ इतनी जल्दी एक साथ आ जाएंगे। सिया जिनजिन के चेहरे पर अभी भी वो ढीठ मुस्कान थी, जैसे उसने कोई महान काम किया हो। उसने ढिठाई से कहा, जब रुआ मेरे पास आई तो मैं भी हैरान था। सच कहूं तो मैं भी उसे पसंद करता हूं, लेकिन क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे, मुझ में कुछ भी कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई। लेकिन प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। जिस रिश्ते में आपको जबरदस्ती धकेला जाए वो कभी टिकता नहीं है। अब जब उसने लू रुआ के साथ होने का फैसला कर ही लिया था तो इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने पलटकर तंज कसते हुए जवाब दिया, ओह क्या महान ज्ञान है। एक जबरदस्ती का रिश्ता कभी टिकता नहीं है। अगर मुझे सही से याद है तो तुम वही इंसान हो जो हमेशा मुझे बताता था कि लू रुआ कितनी घटिया है और मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। तो तुम खुद उसके साथ कैसे आ गए? वो सबको ये यकीन दिलाना चाहता था कि उनका खिंचाव बिल्कुल स्वाभाविक था। उस समय वो बस यही चाहता था कि मैं उसे पसंद करना बंद कर दूं ताकि वो उसे अपने लिए पा सके। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। चाहे उसने उसकी कितनी भी कमियां गिनाई हों, मैं फिर भी लू रुआ के लिए पूरी तरह पागल था। उसने खुद को बचाने की कोशिश की। देखो, भावनाएं आपको एक पल में आ जाती हैं। मुझे भी रुआ थोड़ी अजीब लगती थी, और ये देखकर कि वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था। लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि वो मेरी कितनी परवाह करती है, और भावनाओं को कौन काबू कर सकता है। तुम ये बात खुद जानते हो, वरना तुम भी रुआ को लेकर इतने पागल नहीं होते। ठीक उसी पल लू रुआ 88वें फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकली, पसीने में पूरी तरह भीगी हुई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसकी आंखें मुझ पर पड़ी जो ठीक वहीं खड़ा था। उसने मुझे घूरा और पूछा, तुम अभी यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे यहां रहना अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये वही है जिसने मुझे यहां जबरदस्ती रोक रखा है। सबको बता रहा है कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास है। ये बातें सुनकर लू रुआ का शरीर डर से सुन्न पड़ गया। वो डरी हुई थी कि मैं सारे लोगों के सामने उसकी पोल खोल दूंगा। बर्थडे पार्टी को खत्म हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। जैसे ही सबने लू रुआ को देखा, उन्होंने राहत की सांस ली। वे सब उसकी तरफ दौड़े। रुआ, तुम आखिरकार आ ही गई। जब तक बिल नहीं भरा जाता, स्टाफ हम में से किसी को जाने नहीं देगा। उसने एक गहरी सांस ली, एक झूठी मुस्कान दी और कहा, सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी इसे सुलझाती हूं। उसने मैनेजर को बताया कि उसके क्रेडिट कार्ड में कुछ पैसे हैं और बाकी वो वीचैट के जरिए भेज देगी। असल में उसने वापस जाकर मेरे दिए हुए सारे लग्जरी बैग्स बेच दिए थे, लेकिन फिर भी पैसे काफी नहीं थे। जल्दबाजी में उसे याद आया कि सेमेस्टर की शुरुआत में उसे एक क्रेडिट कार्ड मिला था। यह देखकर साइंचिन ने धीरे से उससे पूछा, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे कार्ड्स गुफोन के पास हैं, तो तुम क्रेडिट कार्ड क्यों यूज कर रही हो? लेकिन साइंचिन इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की और कहा, गुफोन। रुआ ने कहा, उसका बैंक कार्ड तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास नहीं है। क्या यहां कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। साइंचिन उसकी झल्लाहट और शर्मिंदगी को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वो बस मुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहती थी। चेहरे पर एक झूठी स्माइल चिपका ली और मैनेजर से कहा, पहले मुझे बिल क्लियर करने दो। उसने मेरे सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने अपना गुस्सा पी लिया, चेहरे पर एक झूठी स्माइल चिपका ली और मैनेजर से कहा, पहले मुझे बिल क्लियर करने दो। पूरा अमाउंट पे करने के बाद लू रुआ वापस आई। उसने तुरंत सबसे माफी मांगी। सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आप सबको इतना लंबा वेट करना पड़ा। बिल पूरी तरह पे हो गया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का मूड
पहले से ही खराब था, लेकिन जो भी आया था वो लू रुआन और साइन चिन का दोस्त था। अब जब बिल सेटल हो गया था तो किसी के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था, और आखिरकार ये साइन चिन का बर्थडे था। हर कोई जाने ही वाला था कि मैंने आवाज देकर उन्हें रोक लिया। रुको, असली प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। अगर आप सब अभी चले गए तो कल सुबह तक पूरा स्कूल यही कह रहा होगा कि मैंने लू रुआन के बैंक कार्ड्स रख लिए और वापस नहीं दिए। मैं इस झूठे इल्जाम को अपने ऊपर लगने नहीं दूंगा। लू रुआन मुझे घूरती रही। उसे एहसास हो गया कि मैं आज रात उसके नाटक की हर परत को फाड़ने वाला हूं। उसने क्लासमेट से कहा, ये एक पर्सनल मैटर है। मुझे और साइन चिन को एक साथ देखकर गूफॉन शायद अभी भी शॉक में है। आप सब घर जाओ, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। मैं उसे देखता रहा। इतना नीचे गिरने के बाद भी वो बिना पलक झपकाए इतनी आसानी से झूठ बोल सकती थी। बेशर्मी की सच में कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन मैं अब अपने पिछले जन्म का डरा हुआ बेवकूफ गूफॉन नहीं था, वो जिसे कोई भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। मैंने शांति और कॉन्फिडेंस के साथ कहा, दोस्तों, मैं किसी शौक में नहीं हूं। हां, मैं लू रुआन को पसंद करता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि वो बस एक घमंडी, पैसों की भूखी गोल्ड डिगर है। वो किसके साथ है या क्या करती है मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कहानी उसने गढ़ी है कि उसके बैंक कार्ड्स मेरे पास हैं, मैं इसे ऐसे ही नहीं दूंगा। और कार्ड को तो भूल ही जाओ, वो हर रोज जो पैसा खर्च करती है वो सब मेरी जेब से आता है। दूसरे स्टूडेंट्स ने पहले भी कई बार देखा था कि जब भी लू रुआन कुछ खरीदती थी तो पैसे मैं ही पे करता था, तो नेचुरली उन्होंने मान लिया था कि उसके कार्ड्स मेरे पास ही हैं। अगर उसने ये नहीं भी कहा होता तो भी हर कोई यही मानता। मेरी बातों ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक ने कहा, गूफॉन, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। लू रुआन जैसी ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल लड़की एक गोल्ड डिगर? उसके जैसे ग्रेड्स वाली लड़की आसानी से कोई पार्ट टाइम जॉब करके महीने के 10,000 कमा सकती है। अपनी आंखें खोलो, उन लग्जरी कपड़ों को देखो जो लू रुआन रोज पहनती है। उन एक्सपेंसिव ब्रांड्स को देखो जो वो यूज करती है, और फिर खुद को देखो। हर एक क्लासमेट लू रुआन की साइड ले रहा था। उन सबको लगा कि मैं कोई बकवास मजाक कर रहा हूं, और वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि लू रुआन मेरी बोलती बंद कर दे। लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं। लू रुआन ने मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस दूसरों को देखकर स्माइल की और कहा, दोस्तों, अब आप सबको वापस जाना चाहिए। इतनी रात को बाहर रहना सेफ नहीं है। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। लू रुआन, बस एक लाइन कह दो, बस इतना ही काफी होगा। अभी अपने दोस्तों को बताओ, क्या तुम्हारा कोई बैंक कार्ड मेरे पास है या नहीं? मेरी तरफ देखो, मैं यहीं खड़ा हूं। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज रात अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी का खर्च उठाने के लिए तुम्हें कई दिनों तक पैसे जोड़ने पड़ते। और चूंकि तुम क्लियरली इतनी अमीर हो तो वो सब कुछ वापस कर दो जो मैंने तुम्हें इन सालों में दिया है। मैं तुम्हें वो सब पैक करने और वापस भेजने के लिए पूरी एक रात का समय दे रहा हूं, बस इतना ही। और इसी के साथ मैं बाहर चला गया। मेरी मॉम और डैड अभी भी कार में वेट कर रहे थे, और मेरे वापस ना आने पर वे और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब तक काफी देर हो चुकी थी। बाकी सारे क्लासमेट्स कैंपस वापस चले गए। साइन चिन और लू रुआन एक साथ निकले। साइन चिन मेरी कही हुई हर बात के बारे में सोचता रहा। लू रुआन जैसी अमीर लड़की को किसी बर्थडे पार्टी का बिल पे करने के लिए आखिर इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ेगी? पहले दूसरों की तरह ही उसे लगा कि मैं बस मजाक कर रहा हूं, लेकिन लू रुआन को इतना शांत और खोया हुआ देखकर उसकी चिंता स्वाभाविक थी। उसने प्यार से पूछा, रुआन, गूफॉन की उन सब बातों का क्या मतलब था? लू रुआन ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं कौन सा गेम खेल रहा था। आज एक के बाद एक चीजें गलत हो रही थी और वो अंदर ही अंदर डरी हुई थी। क्या मैं बदल गया था? क्या वो अभी भी मुझे पहले की तरह कंट्रोल कर पाएगी? लेकिन साथ ही उसने अभी अभी सिया जिनचिन के साथ एक नया रिलेशनशिप शुरू किया था। वो उसे ये नहीं देखने दे सकती थी कि उसकी असली हालत कितनी खराब थी। उसने बात को टाल दिया। ये कुछ नहीं है, वो शायद बस हमें एक साथ देखकर शौक में है, इसीलिए उसने वो सब कहा। उन बातों ने सियान चिन को तसल्ली दी। उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। सच तो ये था कि सियान चिन एक दूर दराज के पहाड़ी गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार से आता था। उसकी फैमिली को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं।
उसने जिंगपे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए दिन रात मेहनत की थी और उस सारे स्ट्रगल के बाद वो आखिरकार लू रुआन जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की के करीब आ पाया था। अगर वो असल में अमीर नहीं निकली तो क्या उसकी वो सारी मेहनत बेकार नहीं चली जाएगी? खैर, मेरी मॉम और डैड कुछ दिनों के लिए कैपिटल सिटी में रुक रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ लूचिंग गार्डन आ गया, जो सिटी सेंटर में हमारी गू फैमिली का खूबसूरत विला था। मुझे याद आया कि अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं यहाँ बहुत कम आता था। उस समय मुझे लग्जरी और आराम को छोड़कर बस मुश्किलों और परेशानियों के पीछे भागने की अजीब आदत थी। लेकिन इस लाइफ में मैं और सफरिंग नहीं चाहता। मैं बस वो लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता हूँ जो हमेशा से मेरे लिए ही बनी थी। हालांकि गू फैमिली शायद ही कभी इस विला में रुकती थी, लेकिन हमेशा कोई न कोई इसकी देखभाल करने के लिए रहता था। हमारी वोंग माँ भी लूकिंग सिटी से यहाँ आई थी क्योंकि मेरी मॉम को वोंग माँ के हाथ का खाना इतना पसंद था कि वो जहां भी जाती उन्हें अपने साथ ले जाती थीं। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया और उन्हें देखा, मैंने प्यार से पुकारा, वोंग माँ। उन्होंने तुरंत प्यार से जवाब दिया, मैं यहीं हूं। वोंग माँ गू फैमिली के साथ 20 सालों से ज्यादा से काम कर रही थीं। मेरी प्रीवियस लाइफ में लू रुआन द्वारा गू फैमिली का बिजनेस और प्रॉपर्टी हड़पने के बाद वोंग माँ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया गया था और मैं बेवकूफ सच में मान बैठा कि उन्होंने चोरी की थी। लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो मुझे समझ आता है कि वोंग माँ को बाहर निकालने और उनकी जगह किसी ऐसे इंसान को लाने की ये लू रुआन की स्कीम थी जिसे वो कंट्रोल कर सके। वोंग माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। ऐसा लग रहा है जैसे आपको देखे हुए जमाना हो गया हो। ये सुनकर वोंग माँ अपने सफाई करने वाले कपड़े को पकड़े पूरी तरह हैरान वहीं खड़ी रहीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। उन्होंने कंफ्यूजन में मेरी मॉम और डैड की तरफ देखा और मेरी मॉम और डैड ने बस अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हों कि उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या हो गया है। मेरी मॉम ने हंसते हुए मेरी खिंचाई की, ठीक है, शांत हो जाओ। तुम दोनों बस 2 महीने ही एक दूसरे से नहीं मिले हो। कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम 10 या 15 सालों से नहीं मिले हो। मुझे खुद भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अपने पेरेंट्स को झेंपते हुए देखा और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। फिर मैं वापस अपने कमरे में गया और अपने बेहद सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेड पर लेट गया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी बादल पर सो रहा हूं, एकदम सुकून। इतने कंफर्टेबल बेड पर सोए हुए मुझे सदियां बीत गई थी। अपनी पास्ट लाइफ के उन दिनों को याद करना जब मैं एक कबाड़ खाने में सड़ गया था। ऐसा लगा जैसे मैंने एक ही जन्म में कई दशकों की तकलीफें सह ली हों। मुझे बस नींद आने ही वाली थी कि मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। शियाइन चिन का मैसेज था, गूफों, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे केक का एक पीस बचाकर रखा है। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बजाय क्या चल रहा है ये चेक करने के लिए मैंने मोमेंट्स ओपन किया। वहां मैंने उसे देखा। साइन चिन ने आज रात की बर्थडे पार्टी के बारे में पोस्ट किया था। कैप्शन में लिखा था, हैप्पी 20वां बर्थडे। मेरे 19वें बर्थडे की विश आखिरकार सच हो गई है। मैं आखिरकार उस इंसान के साथ हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। और कैप्शन के ठीक नीचे सियाइन चिन और लू रुआन की एक फोटो थी। मैं ख्यालों में खोया हुआ बहुत देर तक उस फोटो को घूरता रीच। तो साइन चिन 19 साल की उम्र से ही लू रुआन से प्यार करता था और मैं बेवकूफ एक बार भी ये समझ नहीं पाया। मुझे लगता था कि साइन चिन लू रुआन से नफरत करता है। मैंने थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया और देखा कि लू रुआन ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ वही फोटो पोस्ट की थी। मैंने उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट किया, याद रखना, मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसे पैक कर लो और कल तक मुझे वापस कर देना। इन सालों में मैंने उस पर बहुत सारा पैसा लुटाया था। हर एक चीज एक्सपेंसिव थी। अगर सेकंड हैंड भी बेचा जाए तो भी उनके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब जब उसे मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो पक्का उन चीजों को खुद बेचने की ट्राई करेगी। कमेंट करने के बाद मैंने मोमेंट्स बंद कर दिया। मैं बस वापस सोने ही वाला था कि मेरे दिमाग में एक लड़की का चेहरा घूम गया, शिन्यू। मुझे अचानक उसकी याद आ गई। मेरी प्रीवियस लाइफ में मरने से ठीक पहले उसने ही मुझे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। शिन्यू और लू रुआन एक ही क्लास में थीं। अगर लू रुआन को कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की एक टैलेंटेड स्टूडेंट माना जाता था तो यू तो एब्सोल्यूट बॉस थी, एक लेजेंड लेवल फिगर। वो अभी सेकेंड ईयर में ही थी, लेकिन वो पहले ही यूनिवर्सिटी के लिए कई बड़े नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी थीं। हालांकि वो और रुआन क्लासमेट्स थीं, लेकिन वो मुश्किल से ही कभी यूनिवर्सिटी आती थी। उसकी एक झलक पाना भी लगभग नामुमकिन हो गया था। मुझे याद आया
कि असल में शिन्यू और मेरा एक पुराना कनेक्शन था, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने इसका जोरदार विरोध किया था। मेरा मानना था कि आज के जमाने में शादी पूरी तरह से आजाद होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसके साथ अरेंज्ड मैरिज के प्रपोजल को साफ रिजेक्ट कर दिया था। हमारा रिश्ता तब तय हुआ था जब हम दोनों अपनी माँ की कोख में ही थे। शिन्यू के ग्रैंड पेरेंट्स ने ही ये सब अरेंज किया था। मुझे बस इतना याद है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में उसने मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने हर बार उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी आना लगभग बंद ही कर दिया था और अब उसकी एक झलक देखना भी लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था। उसके पेरेंट्स कैपिटल सिटी आए हुए थे, तो जाहिर है कि शिन फैमिली के साथ एक डिनर तो होना ही था, और जब वो डिनर होगा तो शिन्यू से मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। दूसरी तरफ लू रुआ शावर लेकर बाहर निकली और सोचने लगी कि कौन कौन सी चीजें पैक करनी है। फिर उसे याद आया कि वो उन चीजों को पहले ही बेच चुकी है और अब बायर्स शिपमेंट की डिमांड करते हुए उसे ढेरों मैसेजेस कर रहे थे। उस संकट के दौरान वो घबरा गई थी और उसने मेरे सारे लग्जरी बैग्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिए थे और बायर्स पहले ही उसे एडवांस पे कर चुके थे। उसने उसी रात सब कुछ पैक करने और अगली सुबह पार्सल भेजने का प्लान बनाया था। अपनी चीजें पैक करने के बाद उसने आराम से मोमेंट्स ओपन किया। उसकी नई पोस्ट पर पहले ही ढेरों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके थे। हर कोई कह रहा था कि वो और साइनचिन एक परफेक्ट कपल लगते हैं, और उसी समय लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा आगे स्क्रॉल किया, उसकी स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई। उसने मेरा कमेंट देख लिया। उसे लगा था कि मैंने ये बस गुस्से में अपनी भड़ास निकालने के लिए कहा था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं सच में उसकी पोस्ट पर जाकर इस तरह का कमेंट करूंगा। कमेंट सेक्शन में कई म्यूचुअल फ्रेंड्स मेरी बेइज्जती कर रहे थे और लू रुआ को डिफेंड कर रहे थे। उसने चुपचाप मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। फिर उसने हमारी चैट ओपन की और टाइप किया, आज तुमने जो कुछ भी कहा उस सब का क्या पॉइंट था? और फिर तुमने एक तमाशा खड़ा करने के लिए मेरे मोमेंट्स पर जाकर कमेंट कर दिया। क्या वो सब सच में जरूरी था? रही बात उन गिफ्ट्स की जो तुमने मुझे दिए थे, वो मैंने बहुत पहले ही फेंक दिए थे। अगर तुम्हें वे वापस चाहिए तो जाकर कचरे में ढूंढ लो। जैसे ही उसने सेंड पर क्लिक किया, उसने हमारी पूरी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी। फिर उसने सिया जिनचिन की चैट ओपन की और उसके साथ मीठी रोमांटिक बातों में खो गई। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं उन लग्जरी आइटम्स के मामले में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसे एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में उन्हें लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। आखिरकार वो मुझे अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि मैं उसे कितना पसंद करता हूं और मैं कितना नरम दिल इंसान हूं, वरना मैं इतने लंबे समय तक उसकी उंगलियों पर क्यों नाचता। बिल्कुल इसीलिए उसने मेरी फीलिंग्स को कभी सीरियसली नहीं लिया था। अगली सुबह कंप्यूटर साइंस की क्लास में कई नए और अनजान चेहरे थे। सिया जिनचिन लू रुआ के ठीक बगल में बैठा था। वे दोनों डिजाइन के स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो अक्सर लू रुआ के करीब रहने के लिए उसकी क्लासेस में बैठ जाता था। उसे पता था कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत से लड़के हैं जो लू रुआ के पीछे भागते हैं, इसलिए आज वो खास तौर पर सबको ये दिखाने के लिए यहाँ था कि लू रुआ पहले से ही टेकन है। वो उसकी गर्लफ्रेंड है। आज क्लास में रोजाना से कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स थे। सियाचिन ने मान लिया कि वे सब बस उसकी गर्लफ्रेंड को देखने आए हैं, इसलिए वो गर्व से फूल कर वहां बैठा था। लेकिन किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीचर पोडियम पर आते ही क्या कहेंगे, अरे वाह, आज हमारी बॉस शेन यहाँ किस हवा के झोंके से आ गई। जैसे ही साइनचिन पीछे मुड़ा, उसकी नजरें शाइन्यू पर पड़ी। एकदम स्टनिंग चेहरा, परफेक्ट फीचर्स, उसके हर हिस्से में एक रॉयल्टी का रुतबा था। वो उस तरह की लड़की थी जो जहां भी जाती बिना कुछ किए ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेती थी। टीचर की बातें सुनकर शिन्यू अपनी सीट से उठी और एक प्यारी सी स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग सर। हमारे टीचर जीन लॉन्ग आमतौर पर एक मजाकिया इंसान थे, लेकिन जब लेक्चर्स और कोर्स वर्क की बात आती थी तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनकी क्लास की पॉलिसी सिंपल और क्लियर थी। उनके डिपार्टमेंट का कोई भी स्टूडेंट जो 3 से ज्यादा क्लासेस मिस करता था, उसका सेमेस्टर में फेल होना तय था। लेकिन शिन्यू इसकी इकलौती एक्सेप्शन थी, क्योंकि उसकी टेक्निकल स्किल्स इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थीं कि वो और प्रोफेसर अक्सर एडवांस टेक्नोलॉजी और कोडिंग टॉपिक्स पर प्राइवेट डिस्कशंस करते थे। उनका रिश्ता स्टूडेंट, टीचर और एक कॉलीग के बीच का था। ठीक उसी वक्त मैं एक बुक हाथ में लिए क्लासरूम में घुसा। मेरी नजरें सबसे पहले लू रुआ और सियाचिन पर पड़ी। जिनचिन ने मुझे हाथ हिलाया, लेकिन उसका मुझे पास बुलाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आज उन्होंने मेरे लिए कोई सीट नहीं बचाई थी।
लूरुआ ने मान लिया था कि मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं उसकी क्लास में फिर से आ गया हूँ। लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। पूरे कमरे में एक भी सीट खाली नहीं बची थी। मैंने आसपास देखा, हर एक जगह घिरी हुई थी। मैं सोच ही रहा था कि मैं कहाँ बैठूंगा, तभी मेरी नजरें कोने में एक अकेली खाली सीट पर पड़ी और उस खाली सीट के ठीक बगल में व्हाइट शर्ट में एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा एकदम साफ और गोरा था। कुछ सेकंड्स के लिए मेरी धड़कन सच में रुक गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिन्यू थी। सच कहूं तो वो लूरुआ से लाख गुना ज्यादा ब्यूटीफुल थी। मैं सोच ही रहा था कि मैं कहाँ बैठूंगा, तभी मेरी नजरें कोने में एक अकेली खाली सीट पर पड़ी और उस खाली सीट के ठीक बगल में व्हाइट शर्ट में एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा एकदम साफ और गोरा था। कुछ सेकंड्स के लिए मेरी धड़कन सच में रुक गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिन्यू थी। सच कहूं तो वो लूरुआ से लाख गुना ज्यादा ब्यूटीफुल थी। मुझे नहीं पता कि उस वक्त मैं क्या सोच रहा था कि जब शिन्यू जैसी कोई थी तो मैं लूरुआ के प्यार में पागल हो गया था। उस खाली सीट पर एक बुक रखी हुई थी। मैं ये नहीं बता सकता था कि उसने ये किसी के लिए रोक रखी थी या वो बस ये नहीं चाहती थी कि कोई उसके बगल में बैठे। लेकिन क्या इत्तेफाक था, मैं सच में इसी बारे में सोच रहा था कि उससे कैसे मिलूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं चुपचाप चलकर गया, उसके थोड़ा करीब झुका और धीमी आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट टेकन है? शिन्यू ने ऊपर मेरी तरफ देखा। एक पल के लिए वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गई, जैसे उसके कानों को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। मैंने फिर से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या यहां कोई बैठा है? क्या मैं बैठ सकता हूं? मेरी बात साफ तौर पर सुनने के बाद शिन्यू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, बैठ जाओ। असल में उसने वो सीट अपनी बेस्ट फ्रेंड फोंग सीडिंग के लिए बचा कर रखी थी। जैसे ही मैं बैठा, पीछे के दरवाजे से एक लड़की अंदर आई, लेकिन शिन्यू के बगल में एक लड़के को बैठा देखकर वो अपनी जगह पर ही ठिठक गई। ये फोंग सीडिंग थी, जो यूनिवर्सिटी में शिन्यू की क्लोज फ्रेंड थी। उसने शिन्यू को यूनिवर्सिटी में कभी भी किसी लड़के से बात करते नहीं देखा था, तो जो उसके बगल में बैठा था वो साफ तौर पर कोई आम लड़का नहीं हो सकता था। जब उसने ध्यान दिया कि पूरी क्लास में एक भी सीट नहीं बची है, तो उसने झल्लाहट में अपना माथा पीट लिया और यू को मैसेज किया, यू सीरियसली, इस सेमेस्टर के लिए मेरी 3 स्किप लिमिट पहले ही खत्म हो चुकी है और तुमने किसी लड़के को मेरी सीट लेने दी। अगर मैं इस अगली स्किप की वजह से फाइनल्स में फेल हो गई तो तुम मेरे लिए प्रोफेसर से बात करने वाली हो। तुम्हारे उनके साथ वैसे भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। वो मैसेज भेजने के बाद वो तुरंत क्लासरूम से बाहर चली गई। फोंग सीडिंग का मैसेज पढ़कर यू के होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि कोई देख सकता है और उसने तुरंत उसे छिपा लिया। मैंने उस स्माइल को देख लिया था। ये मेरी देखी गई अब तक की सबसे ब्यूटीफुल स्माइल्स में से एक थी। मैंने खुद से सोचा, उसे कौन टेक्स्ट कर रहा था? क्या ये वो इंसान है जिसे वो आजकल पसंद करती है? इस बीच साइन चिन मुझे यू के ठीक बगल में बैठा देखकर गुस्से से दांत पीस रहा था। अगर यू ने पहले इतनी सारी क्लासेस स्किप करना शुरू नहीं किया होता तो उसने कभी भी लू रुआन जैसी लड़की से समझौता नहीं किया होता। और अब मैं उसके ठीक बगल में बैठा था और उसे ऐसा लग रहा था कि यू मेरी वजह से स्माइल कर रही थी। लू रुआन ने भी एक रूखे एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर घुमाया। वो शायद सोच रही थी कि मैं बस उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ये मानकर कि मैं जल्दी ही होश में आ जाऊंगा। आखिरकार हर किसी से बात करना उतना आसान नहीं था जितनी उससे थी, लेकिन असलियत ये थी कि मैं वैसे भी हमेशा कंप्यूटर साइंस की क्लासेस अटेंड करता आ रहा था। अब जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैंने शिन्यू को ज्यादा नहीं देखा था। मुझे पक्का नहीं पता था कि उसे क्लास में वापस क्या चीज लेकर आई है। शायद ये यूनिवर्स मुझे एक चांस दे रहा था। इस लाइफ में मैं शिन्यू को दोबारा कभी हर्ट नहीं करने वाला था। पहले जब मैं इस क्लास में आता था तो मेरी नजरें हमेशा लू रुआन पर अटकी रहती थीं। मैं उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने कभी सच में एक भी लेक्चर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब मेरे पास एक सेकंड चांस है तो मैं इसे पहले की तरह वेस्ट नहीं करने वाला हूं। शिन्यू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एब्सोल्यूट बेस्ट है। मैं ठीक से सीखना चाहता हूं ताकि हमारे पास बात करने के लिए कुछ कॉमन हो। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले सालों में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेजी से आगे बढ़ने वाला है और कंप्यूटर इंडस्ट्री कैसे बिल्कुल टॉप पर पहुंचने वाली है। हमारे फैमिली के सारे बिजनेसेस अभी पुराने और ट्रेडिशनल हैं। मैं गू फैमिली के बिजनेसेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। क्लास के दौरान जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं अपना हाथ उठाता और टीचर से क्वेश्चंस पूछता और डिटेल्ड नोट्स लेता। हर कोई स्टंड था। पढ़ाई के लिए ये अचानक प्यार कहां से आ गया था? लू रुआन शायद अपने मन में मुझ पर हंस रही होगी, ये सोचकर कि मैं चाहे कितना भी शो ऑफ कर लूं, वो मुझे कभी भाव नहीं देने वाली है। जब क्लास खत्म हुई, मैंने अपने बगल में बैठी शिन्यू की तरफ देखा। वो अपनी बुक पैक कर रही थी और जाने वाली थी। वो आज बहुत मुश्किल से क्लास में आई थी और किसे पता था कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ के पछतावे को दूर करने के लिए उसे देखने का दूसरा चांस कब मिलेगा। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है कि तुम कंप्यूटर साइंस में एक एब्सोल्यूट जीनियस हो। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर मैं बात करना चाहूंगा। क्या हम वीचैट पर कनेक्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि शिन्यू को मैं याद भी हूं या नहीं। फर्स्ट ईयर में गू फैमिली और शिन फैमिली ने एक साथ डिनर किया था और डिनर टेबल पर शिन फैमिली ने हमारी शादी का टॉपिक उठाया था। मैंने इसका बहुत जोरदार विरोध किया था। मैंने यहां तक कह दिया था, मैं उस लड़की से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। उस समय मैंने शिन्यू को यूनिवर्सिटी में पहले ही देख लिया था। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हमेशा उसकी तुलना लू रुआन से करता था, लेकिन उस डिनर के बाद मैंने उसे यूनिवर्सिटी में फिर कभी नहीं देखा। शिन्यू चुपचाप वहीं खड़ी रही, बस मुझे देखती रही। उसने हाँ नहीं कहा, उसने ना नहीं कहा, कुछ नहीं। एक लंबे मोमेंट तक कोई आंसर नहीं मिलने पर मैंने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की और कहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक तभी मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे नोटिस किया। उसने चुपचाप अपना फोन खोला और अपना QR कोड निकाल लिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अगर आप ध्यान से नहीं देखते तो आप कभी नोटिस नहीं कर पाते कि वो असल में कितनी नर्वस थी। जैसे ही मैंने कोड स्कैन किया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने राहत की एक छोटी सी शांत सांस ली। फिर उसने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो मुड़ी और चुपचाप क्लासरूम से बाहर चली गई। मैं अभी भी वहां एंग्शियस होकर बैठा था। ये सोच रहा था कि क्या उसने सिर्फ शराफत के लिए QR कोड दिखाया था? क्या वो सच में मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी? लेकिन मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। मैंने देखा कि लू रुआन और साइन चिन अपनी बुक पैक कर रहे थे, क्लास से जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने तुरंत आवाज दी, रुको लू रुआन, तुमने मुझे वीचैट से डिलीट कर दिया है। वो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है, तुम्हें वो सब वापस करना होगा। मेरी आवाज सुनकर क्लास से बाहर जा रहा हर एक स्टूडेंट रुक गया। साइन चिन पीछे मुड़ा। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर वही झूठी प्लास्टिक स्माइल चिपकी हुई थी। उसने कहा, गुओ फन, तुम कल रात डॉम वापस क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस किए और तुमने कभी रिप्लाई नहीं किया। क्या सब ठीक है? उसकी झूठी कंसर्न और बेहतरीन एक्टिंग, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में उससे बेवकूफ बन गया था। मैंने सीधे कहा, नाटक बंद करो, क्या सब कुछ पैक हो गया है? साइन चिन ने कहा, गुओफा, मुझे पता है कि तुम मेरे और रुआन के एक साथ होने से अपसेट हो, लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि हम अभी भी अच्छे फ्रेंड्स रहें। साइन चिन हमेशा हर चीज को इतनी आसानी से हैंडल करता था कि कोई भी उसे किसी भी चीज के लिए गलत नहीं ठहरा सकता था। लेकिन मुझे उसके साथ इस फालतू की बहस में जीरो इंटरेस्ट था। मैं आज यहां एक ही कारण से आया था, लू रुआन से यह पूछने के लिए कि क्या उसने वो सारी चीजें पैक कर ली हैं जो मैंने उसे दी थी। मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैं इस पूरे नाटक का खर्च उठाने से तंग आ चुका था। ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी भी क्लासरूम में थे, अपनी सीट्स पर आराम से बैठे थे और इस पूरे तमाशे को बड़े मजे से देख रहे थे। शिन्यू पहले ही बाहर कॉरिडोर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन क्लासरूम के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर उसके कदम भी रुक गए। तभी एक लड़के ने कहा, गुओफा, क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम खुद को समझते क्या हो कि तुम रुआन को कोई एक्सपेंसिव चीज दोगे? खुद को देखो। एक और लड़का बोला।
वो जिनचिन और रुआ को लेकर इतना जला हुआ है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो उसे दिए गए गिफ्ट्स वापस मांगने की कोशिश कर रहा है। इस लड़के को देखो। लू रुआ और साइन चिन की यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। इतने सारे लोग उनके बचाव में आगे आए क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मैं ही हमेशा आगे आकर उसे ठीक करता था। वे सारा क्रेडिट ले लेते थे, सबके सामने अच्छे बन जाते थे और मैं बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो जाता था। उनके सारे कमेंट सुनकर मैं इतनी जोर से हंसा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि लू रुआ किसी वेल्दी प्रेस्टिजियस फैमिली से आती है? मैं लू रुआ की तरफ बढ़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। चलो मैं तुम्हें उसके बारे में असली सच बताता हूं। इस वक्त उसने सिर से पैर तक जो कुछ भी पहना है वो सब मेरी जेब से आया है। अगर उसे अपने पैसों से कुछ भी खरीदना पड़ता तो वो अपने पैरों के सॉक्स भी अफोर्ड नहीं कर पाती। उसके ऊपर जो कुछ भी है उसके पैसे मैंने दिए हैं। जो ब्रांड नेम वाले सॉक्स उसने अभी पहने हुए हैं, अकेले उन्हीं की कीमत 8,000 युआन है। और उसकी असली हालत यह है कि वो 5,000 की एनुअल फीस भी नहीं दे सकती। अगर मैं उसके एक्सपेंसेस नहीं उठा रहा होता तो शायद वो कभी जिंगपे यूनिवर्सिटी में कदम भी नहीं रख पाती। मेरी बातें लू रुआ को चाकू की तरह चुभ रही थी। उसने भारी, मुश्किल से कंट्रोल की हुई आवाज में जवाब दिया, क्या ये सारा पब्लिक ह्यूमिलिएशन सच में जरूरी था? मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मैं किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा हूं। यह तुम्हारी अपनी चॉइस का नतीजा है। और वैसे भी तुम अपनी रूममेट्स के साथ मेरी पीठ पीछे मुझे अपना छोटा नौकर कहती रही हो। अगर मैंने कल रात तुम्हारे मूवमेंट्स के नीचे वो कमेंट्स नहीं देखे होते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम असल में कितनी घटिया हो। मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा और सख्ती से कहा, ठीक है, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। मैं तुम पर यह एक एहसान करूंगा। जो कपड़े तुमने अभी पहने हुए हैं उन्हें रख लो, उन्हें एक पार्टिंग गिफ्ट मान लो। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी मैंने तुम्हें इन सालों में दिया है मुझे वो सब वापस चाहिए, एक एक चीज। साइन चिन भी बहुत अच्छे से जानता था कि लू रुआ ने जो कुछ भी पहना था उसके पैसे मैंने दिए थे। लेकिन उसे अभी भी यह गलतफहमी थी कि लू रुआ की फैमिली के पास मुझसे ज्यादा पैसा है। उसने बीच में टोकते हुए कहा, कोफा, क्या तुम इसे थोड़ा ज्यादा नहीं खींच रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा और सपाट आवाज में जवाब दिया, ज्यादा खींच रहा हूं मेरे दोस्त। तुम दोनों ने ही सारी हदें पार की हैं। पिछले 1 साल से तुम दोनों मेरे पैसों पर जी रहे हो और मेरी पीठ पीछे मुझ पर हंस रहे हो, मुझे अपना नौकर बुला रहे हो, मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। अगर तुम दोनों में थोड़ी सी भी शर्म या इज्जत होती तो तुम इतना नीचे नहीं गिर सकते थे। यह सुनकर साइन चिन का असली चेहरा आखिरकार बाहर आ गया। उसने भड़कते हुए कहा, क्या हमने तुम्हें हम पर पैसे खर्च करने के लिए फोर्स किया था? क्या हमने तुम्हारे सिर पर बंदूक रखकर गिफ्ट्स की डिमांड की थी? तुमने उन्हें अपनी मर्जी से दिया था और अब तुम उन्हें वापस चाहते हो। मैंने आज तक इतना घटिया इंसान नहीं देखा। साइन चिन हमेशा सबके सामने एक काइंड, फ्रेंडली जेंटलमैन का नाटक करता था और अपनी असली असलियत को छिपाने में माहिर था। ये सब सुनकर सारे स्टूडेंट्स फिर से साइन चिन और लू रुआ की साइड लेने लगे। वे कह रहे थे, ऐसा कौन करता है, किसी को गिफ्ट देना और फिर उसे वापस मांगना? वो कंगाल और चिढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों के साथ आप बस फ्रेंड्स नहीं बन सकते। वे छोटी से छोटी चीज भी वापस ले लेंगे। वो साफ तौर पर बस एक अमीर फैमिली के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था। अब जब उसकी पोल खुल गई है तो वो नौटंकी कर रहा है। मैं वहां खड़ा उस क्लास के हर स्टूडेंट की फालतू गॉसिप सुनता रहा। सच कहूं तो मुझे इनमें से किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पैसा खर्च हो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और अपने पैसों से खरीदी गई चीजें मैं उनके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो बाहर से अमीर दिखने का नाटक करता है लेकिन जिसकी जेब में कुछ नहीं होता। ये लोग सिर्फ मुझ जैसे सीधे सादे और सिंपल इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने पैसों से खरीदी गई चीजें वापस मांग रहा हूं तो मैं अब और बेवकूफ नहीं बनने वाला। इसमें आखिर गलत क्या है? लू रुआ मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बाहर से मैं अभी भी वही पुराना गुओफन लग रहा था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि मेरी बातें और मेरा माइंडसेट उस गुओफन जैसा बिल्कुल नहीं है जिसे वो जानती थी।
मैं अब पूरी तरह से शार्प था, प्रैक्टिकल था और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि कौन मेरी केयर के लायक है और कौन किसी लायक नहीं है। मैंने सीधे लू रुआ की आंखों में देखा। वो उस तरह की इंसान थी जिसका ईगो और प्राइड आसमान छूता था। वो जानती थी कि अगर यहां बात और बढ़ी तो उसकी इमेज बुरी तरह डैमेज हो जाएगी और पूरा स्कूल उस पर हंसेगा। पूरी तरह से झल्लाते हुए उसने आखिरकार कहा, ठीक है, इसके बारे में स्ट्रेस मत लो, मैं अभी सब कुछ वापस कर दूंगी, लेकिन मैं यहां सबके सामने एक बात परफेक्टली क्लियर करना चाहती हूं। मैं कोई चैरिटी केस नहीं हूं जो किसी के पैसों पर डिपेंड करती है। तुम ही थे जो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे और मुझसे अपने गिफ्ट्स लेने की भीख मांगते थे, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया। अब जब मैं सब कुछ वापस कर रही हूं तो प्लीज मुझे फिर परेशान मत करना, मेरे पीछे पीछे मत घूमना। और इसके साथ ही उसने साइन चिन का हाथ पकड़ा और क्लासरूम से बाहर चली गई। लगभग आधे घंटे बाद मुझे साइन चिन का एक मैसेज आया, तुम्हारा सारा स्टफ पैक कर दिया गया है और गर्ल्स डर्म के बाहर रख दिया गया है। मैं सीधा गर्ल्स डॉर्मेट्री के गेट पर गया। उन बॉक्सेस में ज्यादातर चीजें अभी भी ब्रांड न्यू लग रही थीं, कुछ तो अभी तक खोली भी नहीं गई थी। मैं उन्हें एक सेकेंड हैंड मार्केट में ले जा सकता था और फिर भी उनके लिए अच्छे पैसे पा सकता था, लेकिन मुझे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर भी इतनी एक्सपेंसिव चीजों को कचरे में फेंकना बस एक बर्बादी होती। इसलिए मैंने एक बड़ा सा कपड़ा लिया, उसे जमीन पर फैलाया और हर चीज को अच्छे से अरेंज कर दिया। फिर मैंने आवाज लगाना शुरू किया, अटेंशन सभी सीनियर्स, जूनियर्स और यहां से गुजरने वाले सभी लोग, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। यहां की हर चीज फ्री में मिल रही है। आओ, जो पसंद हो देखो और घर ले जाओ। यह बात सच है कि जिंगपे यूनिवर्सिटी कैपिटल सिटी में है और यहां के बहुत से स्टूडेंट्स अमीर फैमिली से आते हैं, लेकिन यहां ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो छोटे दूर दराज के गांव से आते हैं और जिन्होंने यहां एडमिशन पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। इस कपड़े पर फैली हर एक चीज इतनी महंगी है कि बस एक या दो को बेचने से ही उनके महीनों का खर्च निकल सकता है। इसलिए इन सबको कचरे में फेंकना उस इंसान को देने से कहीं ज्यादा बुरा था जिसे सच में इनकी जरूरत थी। लेकिन मैं एक बात भूल गया था, इन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ईगो और प्राइड ही सब कुछ है। कोई भी कुछ लेने के लिए आगे नहीं आया। मेरी प्रीवियस लाइफ में जब मैं एक जंक यार्ड में रह रहा था, अगर किसी ने मुझे अच्छे कपड़े या बचा हुआ खाना भी दे दिया होता तो मैं जिंदगी भर के लिए शुक्रगुजार होता, क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, न ठीक से खाना, न अच्छे कपड़े। उस सिचुएशन में ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट मायने नहीं रखते थे। मेरी इकलौती प्रायोरिटी जिंदा रहना था। लेकिन ये स्टूडेंट्स उस तरह की डेस्परेशन में नहीं थे। उनमें से कई लोग पब्लिक में मुफ्त में कोई एक्सपेंसिव चीज लेकर शर्मिंदा होने के बजाय किसी बजट ऐप से सस्ते कपड़े ऑर्डर करना ज्यादा पसंद करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पेपर का टुकड़ा लिया और बड़े अक्षरों में लिखा, अटेंशन सभी सीनियर्स और जूनियर्स, यहां कुछ चीजें रखी गई हैं जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। इनमें से कई ब्रांड न्यू हैं और कुछ तो कभी यूज भी नहीं हुई हैं। जिस किसी को भी इनमें से किसी चीज की जरूरत हो, बस QR कोड स्कैन करें, 1 युआन पे करें और जो चाहिए ले लें। उस पेपर को रखने के बाद मैं तुरंत वहां से नहीं गया। इसके बजाय मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद मिल्क टी शॉप में गया और बैठ गया। मैंने आराम से अपनी चाय पी, लेकिन मेरी नजरें गर्ल्स डॉर्मेटरी के गेट से कभी नहीं हटी। मुझे अंदर ही अंदर चिंता थी कि कहीं लू रुआन नीचे आकर सारा स्टफ फिर से न ले जाए। गर्ल्स डॉर्म के पास से गुजरने वाले लोगों ने चीजों को नोटिस किया, देखना शुरू किया और अपनी जरूरत की चीजें चुन ली। लेकिन लकीली उनमें से कोई भी लालची नहीं था। वे 1 या 2 काम की चीजें उठाते, QR कोड स्कैन करते और चुपचाप चले जाते। देखते ही देखते मेरे फोन पर WeChat पेमेंट नोटिफिकेशंस बजने लगे। 1 युआन रिसीव्ड, 1 युआन रिसीव्ड। मैं दुकान में रिलैक्स होकर बैठा था, एक एक करके पेमेंट्स कलेक्ट कर रहा था। आसपास के सभी लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे, सोच रहे थे कि मैं इस कुर्सी से कौन सा बिजनेस चला रहा हूं। मुश्किल से 1 घंटे के अंदर हर एक चीज खत्म हो गई। सच कहूं तो मेरा मूड जेन्युइनली बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि अपनी पास्ट लाइफ में जब मैं सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था,
तो कई अजनबियों ने मेरी मदद की थी। इसलिए इस लाइफ में जब भी मैं कर सकूं, मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता था। आज पहली बार मैंने सच में महसूस किया कि किसी और की मदद करने से आपको कितनी खुशी और सुकून मिलता है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने ड्राइवर को कॉल किया और उसे मुझे पिकअप करने के लिए कहा। सच कहूं तो मेरी उस डॉर्म रूम में एक और रात बिताने की जीरो डिजायर थी। इस बीच दूसरी तरफ लू रुआं अपने डॉर्म रूम में बैठी थी, एकदम चुपचाप। उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसने मेरी सारी चीजें वापस कर दी थीं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लोग थे जिन्होंने उन चीजों को ऑनलाइन खरीदा था और अब वे उसे ढेरों मैसेजेस कर रहे थे, अपनी शिपमेंट्स की डिमांड कर रहे थे और भी ज्यादा गुस्से में आ रहे थे। स्ट्रेस से उसका सिर फटा जा रहा था और मामले को और भी खराब करने वाली बात यह थी कि उनमें से कुछ बायर्स हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे। कल उनका ट्रस्ट जीतने और एडवांस पेमेंट लेने के लिए उसने उन्हें अपना असली नाम और अपना डॉर्म रूम नंबर दे दिया था और अब इस मुसीबत में फंसने के बाद वे सब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल था। इसलिए मजबूरी में उनके पास खुद आकर उसे ढूंढने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। लू रुआं अपने डॉर्म रूम के अंदर सुन्न बैठी थी। उसका फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। मेरा पैकेज कहाँ है? तुमने पहले ही मेरे पैसे ले लिए हैं। ऑफलाइन होने का नाटक करना बंद करो। आइटम भेजो या मुझे तुरंत रिफंड करो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कल बर्थडे बिल के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठा करने के लिए उसने गुओफां के दिए हुए कई लग्जरी आइटम्स बेच दिए थे, लेकिन वो चीजें पहले ही जा चुकी थीं। गुओफॉन ने उन्हें गर्ल्स डॉर्मेट्री के सामने बांट दिया था। अब उसके पास न तो प्रोडक्ट्स थे और न ही पैसे। अचानक किसी ने जोर से डॉर्म का दरवाजा पीटा। तीनों रूममेट्स ने एक दूसरे को घबराहट से देखा। रुआन, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। दरवाजा खुलते ही 3 लड़कियां अंदर आईं। उनमें से एक ने तुरंत पूछा, क्या तुम लू रुआन हो? हाँ। बहुत अच्छा। वो बैग्स कहां हैं जिनके लिए हमने पैसे दिए थे? डॉर्म में तुरंत सन्नाटा छा गया। उन लड़कियों ने अपनी पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए और हर एक रूममेट स्क्रीन को घूरती रही। कई लग्जरी आइटम्स, कई एडवांस्ड पेमेंट्स, कई मिसिंग प्रोडक्ट्स। लू रुआन ने एक झूठी स्माइल दी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बायर गुस्सा हो गई। तुमने कल हमारे पैसे लिए थे। तुमने आज शिपमेंट का प्रॉमिस किया था। अब तुम कह रही हो मिसअंडरस्टैंडिंग। बाहर और भी स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए और इस बहस ने जल्दी ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही मिनट में दर्जनों स्टूडेंट्स ये सब देख रहे थे। लू रुआं के हाथ कांप रहे थे। यूनिवर्सिटी आने के बाद पहली बार उसे सच में डर लग रहा था। उसकी परफेक्ट इमेज टूटने लगी थी। इस बीच गुओफान आराम से लॉन्गचिंग गार्डन विला के अंदर बैठा था कि तभी उसका फोन अचानक बजने लगा। ये शिन्यू थी। एक पल के लिए वो स्क्रीन को घूरता रहा। अपनी प्रीवियस लाइफ में उसने उससे एक कॉल आने का सपना देखा था, लेकिन उस समय वो इतना अंधा था कि उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब किस्मत ने उसे 1 सेकंड चांस दिया था। उसने आंसर किया, हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत ही सॉफ्ट आवाज आई, गुओफान, क्या तुम बिजी हो? उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। नहीं, मैंने कल तुम्हारे नोट्स नोटिस किए थे। तुमने कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिस कर दिए हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ मटेरियल्स तैयार किए हैं। गुओफान मुस्कुराया, थैंक यू। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर शिन्यू ने चुपचाप कहा, अगर तुम चाहो तो हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। गुओफॉन की हंसी छूटते छूटते बची। जिंगपे यूनिवर्सिटी की लेजेंडरी जीनियस उसे स्टडी करने के लिए इनवाइट कर रही थी। अगर पूरे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ने यह सुन लिया तो वे पागल हो जाएंगे। जरूर, कल मिलते हैं। शिन्यू के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। ओके। कॉल कट करने के बाद वो बहुत देर तक अपने फोन को घूरती रही। उसके कान थोड़े लाल हो गए थे। वापस कैंपस में लू रुआं के डॉर्म के अंदर बहस और भी खराब होती जा रही थी। एक बायर चिल्लाई, हमें अभी रिफंड करो। दूसरी ने कहा, अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो उन्हें बेचा ही क्यों? बाहर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और अफवाहें आग से भी तेज फैल रही थीं।
लंच टाइम तक लगभग आधे डिपार्टमेंट को पता चल गया था कि क्या हुआ है। शाम तक पूरी यूनिवर्सिटी इस बारे में डिस्कस कर रही थी और पहली बार लोगों ने हर चीज को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया था। बर्थडे वाला इंसिडेंट, अनपेड होटल बिल, मिसिंग प्रोडक्ट्स, गुओफान से मिले गिफ्ट्स, वो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, कहानियां अब मैच नहीं हो रही थीं। उस रात साइन चिन अकेले अपने डॉर्म में बैठा था। उसका दिमाग बेचैन था। कुछ गलत लग रहा था, बहुत ही गलत। उसने सोशल मीडिया ओपन किया। एक के बाद एक पोस्ट, एक के बाद एक कमेंट, लोग लू रुआं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ उसे डिफेंड कर रहे थे तो कुछ उस पर सवाल उठा रहे थे। एक कमेंट ने उसका ध्यान खींचा। क्या गुओफॉन ने ही हर चीज के लिए पे नहीं किया था? एक और रिप्लाई आया। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मैंने कभी लू रुआं को खुद किसी चीज के लिए पे करते नहीं देखा। एक तीसरा कमेंट आया। शायद गुओफान सच कह रहा था। शिन चिन ने तुरंत ऐप क्लोज कर दिया। उसका चेहरा उतर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लू रुआं अमीर थी, उसे होना ही होगा, वरना वो इतने